स्टार्ट। ओके। तो आप सभी को आज फिर से नमस्कार, और हम आज आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, काफ़ी सारे डायमेंशन यूनिट्स देखे थे, डायमेंशंस क्या होते हैं और कैसे अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम होता है। और उसी के बाद वो जो अपना बेसिक यूनिट वाला पोर्शन है उसको हमने ख़त्म कर लिया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिए भी थे, और एक पीछे फिर उसका एक चार्ट भी मैंने बनवाया था। आई होप कि उसको जैसे मैंने बताया था उस प्रकार से आप उसको अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। उस चार्ट पेपर को कहीं पर लगा के रखेंगे और फिर उसको रोज़ाना देखते रहेंगे। वो कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक न हो करके भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जामिनर का वो एक काफ़ी फेवरेट एरिया है कि जिसके अंदर से वो कैसे भी करके क्वेश्चन बना ही लेते हैं। तो वो 6 टाइप के क्वेश्चन है। 6 के अलावा मैंने अभी तक 7 टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं है। तो जब एक एग्जामिनेशन के अंदर 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ऑब्जर्व किया ही जाता है, तो मैंने उसको योग्य समझा कि एक चार्ट पेपर बना लिया जाए और उसको अकॉर्डिंगली सारी एग्ज़ाम को देखते हुए उसको हम यूज़ करके उससे 2-3 नंबर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज से शुरू करते हैं अपना जो हार्ट ऑफ द एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट ऑफ द एंटायर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। सो दैट इज व्हाट डीजल मैकेनिक। तो इसको हम थोड़ा सा शुरू करते हैं आज, समझते हैं। एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो यस, इंट्रोडक्शन ऑफ डीजल इंजन। इंट्रोडक्शन ऑफ डीजल इंजन। अब इसको शुरू करने से पहले हम जरा इस शब्द को समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है? engine. What is an engine? So engine is what? What is an engine? What is an engine? So engine is what? An engine is a machine designed to, an engine is a machine designed to convert energy into useful mechanical motion, into useful mechanical motion. तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये कोई एक मैकेनिज्म हो सकता है, ये कोई मैकेनिज्म हो सकता है, या फिर ये कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये कोई डिवाइस हो सकता है। ये कोई डिवाइस हो सकता है, ये टेंजिबल हो सकता है या नॉन टेंजिबल भी हो सकता है। इसको आप छू सकते हो और नहीं भी छू सकते इसको आप, तब भी ये एक इंजन कहा जा सकता है। लेकिन ये करता क्या होना चाहिए? सो देयर इज अ लॉ, एंड लॉ स्टेट्स energy cannot be created, energy cannot be created and nor be destroyed. It can just convert from one form to, from form 1, from form 1 into another form 2. Energy cannot be created nor be destroyed, it can only converted from one form to another form. तो ये अपन चीज को समझते हैं। तो यहाँ से आपने मशीन किसको कहा, इंजन किसको कहा? एन इंजन इज अ मशीन, एक मैकेनिज्म हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, या फिर ये एक मशीन भी हो सकती है जो क्या करती हो, जो क्या करती हो, हम यहाँ से इसको डिनोट करते हैं, जो क्या करती हो, एनर्जी को। अब कहाँ से एनर्जी लाएगा ये? जो कौन सी एनर्जी को? जो केमिकल एनर्जी को, केमिकल। अच्छा, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली अपने डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ, है ना। हम जनरल इंजन को देखना है तो केमिकल नहीं, वो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट अगर मैं स्पेसिफिक किसकी बात करूंगा, अपने डीजल इंजन की बात करूंगा,
तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता होना चाहिए, किस में कन्वर्ट करता होना चाहिए वो? तो गिव मी अ सेकेंड। केमिकल एनर्जी को यहाँ पर जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन के अंदर कन्वर्ट करता होना चाहिए, मैकेनिकल मोशन के अंदर कन्वर्ट करता होना चाहिए। एनी मैकेनिज्म, एनीथिंग, एनी डिवाइस, एनी ऑब्जेक्ट, एनी इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग, वो चाहे फिर उसको छुआ जा सके या ना छुआ जा सके, लेकिन वो क्या करता होना चाहिए, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता होना चाहिए, मैकेनिकल मोशन के अंदर कन्वर्ट करता होना चाहिए। नाउ केमिकल एनर्जी तो आपको पता ही है, व्हाट वी आर यूजिंग इन ऑटोमोबाइल्स, वी आर यूजिंग डीजल, वी आर यूजिंग पेट्रोल, वी आर यूजिंग गैसोलीन। तो इन सब चीज़ को हम यूज़ करते हैं, और ये जो भी मैकेनिज्म है जो क्या करता है, जो ये केमिकल के अंदर जो छुपी हुई ऊष्मा है, जो उसकी लेटेंट हीट है, छुपा हुआ मतलब लेटेंट, और ऊष्मा मतलब हीट, जो उसकी लेटेंट हीट है उसको किस में कन्वर्ट करती है, उसको मैकेनिकल मोशन के अंदर कन्वर्ट करती है। और हमको क्या देती है, हमको रोटेशंस मिलते हैं आर्मेचर के, हमको क्या मिलते हैं, हमको फ्लाईव्हील के रोटेशन मिलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसी मोशन को फिर फर्दर यूटिलाइज करते हैं, और हम मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रैवल करते हैं। सो व्हाट इज एन इंजन? सो अगर मुझे जनरली बोलना हो, सो इंजन इज नथिंग बट अ डिवाइस, अ मैकेनिज्म, अ सिस्टम, अ इंस्ट्रूमेंट, और एनीथिंग that converts one form of energy into another form of energy is known as engine. अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये इस जैसे इस रूम के अंदर ये एयर कंडीशनिंग डिवाइस है, क्या ये एक इंजन है? Yes or no? So of course it is an engine. Why? Because it converts one form of energy, बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, into thermal energy. So एयर कंडीशनिंग भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, इंजन हो गया। Why? Because it converts one form of energy into another form of energy. पंखा, फैन इंजन है या नहीं है? सो ऑफ कोर्स फैन भी इंजन है। व्हाई? बिकॉज इट कन्वर्ट्स अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल मोशन और रोटरी और काइनेटिक एनर्जी। सो दैट्स व्हाई द फैन इज ऑल्सो अ इंजन। तो क्या ट्यूबलाइट भी है? सो यस, ट्यूबलाइट भी है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। दैट्स व्हाई द लाइट इज ऑल्सो एन इंजन। सो एनीथिंग, any device, any instrument, any mechanism what converts one form of energy into another form of energy are known as engine. So अगर अभी देखा जाए, so गूगल सर्च इंजिन, तो वो भी एक गूगल सर्च इंजिन है। Now what are the reasons that you find by yourselves, but we are restrained to our domain, that is mechanical engineering and द मैकेनिकल इंजन, डीजल इंजिन्स। हाँ, सो आई होप कि आपको ये व्हाट इज इंजन वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर से आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इट इज़ नथिंग टू डू विथ आवर सिलेबस, बट एग्जाम के अंदर जनरल साइंस में आपको ये पूछा जा सकता है। वो आपको पूछेगा कि गिव द नेम ऑफ अ इंजन और अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट का डिवाइस का नाम बताओ दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे डिवाइस का नाम बताइए। तो क्या आपके जो घर के अंदर जो पानी की मोटर होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। इसका विपरीत भी पूछा जा सकता है, और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो विच इंस्ट्रूमेंट, विच मशीन, विच इंजन कन्वर्ट्स विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है। अब आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे डायनामो। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे साइकिल के आगे एक लाइट का लगा रहता था, जैसी साइकिल चलती थी वो लाइट चालू हो जाती थी। दैट इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज डायनामो। तो दैट डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज डायनामो। तो आपको पूछ सकते हैं डायनामो का प्रिंसिपल क्या है। सो इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल मोशन, इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल मोशन इनटू लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो डायनामो का हो गया। इसका विपरीत जनरेटर का देखना हो तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट का विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी
बताया जाए और आपको उस डिवाइस का नाम पूछा जा सकता है। तो ये दीज आर द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको आप साइड में अभी रख सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजिन्स आर देयर? अगर हमने देखा तो कितने टाइप ऑफ इंजन होते हैं, तो हम इसको जरा यहाँ से देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजन आर देयर? तो टाइप्स ऑफ इंजन के अंदर होता है, द वेरी फर्स्ट वन इज जनरली जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन को कितने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज आईसी इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। नाउ आईसी इंजन क्या होता है? व्हाट इज आईसी इंजन? आईसी इंजन क्या होता है? इसका जैसा नाम सजेस्ट करता है, इंटरनल कंबशन, इंटरनल कंबशन, और इसका जैसा नाम सजेस्ट करता है दैट इज एक्सटर्नल कंबशन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंबशन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर होगी, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि ये इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। तो हम थोड़ा सा इसमें अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन? हाँ, तो ये जानने से पहले जरा हम इस चीज को भी जान लेते हैं। इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन जाने से पहले हम इस शब्द को जान देते हैं, कंबशन क्या होता है। कंबशन, नाउ कंबशन इज व्हाट? कंबशन मतलब आप इसको साधारण भाषा में समझ सकते हो, बर्निंग, या इसको एकदम हिंदी में अगर बोला जाए तो दहन। दहन मतलब जलना, जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, बर्निंग कहते हैं, या कंबशन कहते हैं। तो अभी अपन ने जैसा इसके पहले देखा था क्या, कि हम लोग डीजल जो केमिकल एनर्जी है, ये डीजल क्या करता है? बर्न करता है। अब बर्न करेगा तो आपको ये पता है कि विदाउट ऑक्सीजन तो ये बर्न कर नहीं सकता है। तो हम डीजल के साथ क्या मिलाते हैं? एयर मिलाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो दिस केमिकल और दिस डीजल प्लस ऑक्सीजन, ये हमको क्या क्या देता है? ये हमको बाय प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, प्लस समथिंग समथिंग, हाँ, और भी काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट देता है। बट जो हमको चाहिए दैट इज़ व्हाट? अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। और यही एनर्जी फिर क्या करते हैं हम? यही एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं किस में? इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं पिस्टन को धक्का देने में, और फिर इस पिस्टन को जो हमको जर्क मिल रहा है, धक्का मिल रहा है, फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं? रोटेटरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो उसके ऊपर जाते हैं हम, डिटेल में देखते हैं कि वो क्या होता है क्या नहीं। बट यहाँ से हम लोग समझते हैं व्हाट इज कंबशन। कंबशन मीन्स बर्निंग, कम्बशन मीन्स व्हाट? ये दहन। कम्बशन मतलब ये डीजल का, या फिर सिंपल देसी सादा ही भाषा में बोला जाए तो इसका जो जलना जो होता है, कि जिसकी वजह से ये एनर्जी रिलीज करेगा। अभी ये डीजल कौन सी, किस टाइप में एनर्जी को लेकर के बैठा है? ये डीजल अभी किस फॉर्म में एनर्जी को लेकर के बैठा है? तो वो हो गया आपका क्या, ये किस फॉर्म में एनर्जी को लेकर बैठा है? तो ये बैठा है अभी लेटेंट फॉर्म में, लेटेंट फॉर्म में एनर्जी को लेकर के बैठा है। ये सब छुपी हुई है ना? इसके अंदर जो एनर्जी वो सारी की सारी कैसी है? छुपी हुई है। एक 1 ड्रॉप ऑफ डीजल, अब वही 1 ड्रॉप ऑफ डीजल अगर आप बाइक के अंदर डालते तो 1 ड्रॉप ऑफ डीजल आपको बाइक पे धक्का प्राप्त करने में मदद करता है। वही 1 ड्रॉप ऑफ डीजल अगर आप ट्रेन में डालते हो तो ट्रेन को मूव करता है। तो इतनी सारी एनर्जी जो आ रही है, चाहे ट्रेन में आ रही है, प्लेन में आ रही है, या फिर इसमें आ रही है अल्टीमेटली केमिकल के अंदर से। और केमिकल के अंदर, केमिकल क्या है? केमिकल कुछ नहीं है, जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे ही तरल स्वरूप में दिखता है ये। तो उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज नोन एज छुपी हुई एनर्जी, लेटेंट एनर्जी। इसी लेटेंट एनर्जी को आप क्या करते हो? अभी बाहर उसको एकदम ही उस सारी की सारी एनर्जी को अवेलेबल कराते हो। तो ये हो गई अपनी सेंसिबल एनर्जी हो गई। इस सेंसिबल एनर्जी को फिर हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, सो कंबशन, यहाँ पर अपन ने देखा कंबशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? ये लेटेंट हीट एनर्जी को बाहर निकालना। ये किसका पर्पस हो गया? ये पर्पस हो गया अपना किसका? कंबशन का पर्पस हो गया। क्लियर है?
तो हम थोड़ा सा अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अभी अभी ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों इसका नाम रखा? तो सबसे पहले कौन सा इंजन आया? तो सबसे पहले आया पेट्रोल इंजन। सबसे पहले क्या आया? पेट्रोल इंजन आया। और पेट्रोल इंजन के अंदर क्या था? पेट्रोल इंजन के अंदर क्या था कि यस, तो सबसे पहले जो इंजन आया दैट इज पेट्रोल इंजन। और पेट्रोल इंजन के अंदर क्या था कि जो कंबशन होता था, कंबशन वो कहाँ पर होता था? कंबशन चैम्बर के अंदर होता था। कंबशन कहाँ होता था? कंबशन चैम्बर के अंदर होता था। मुझे मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हम डिटेल में जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा वो तो देखेंगे ही, लेकिन आपको ये समझ होगी कि ये मैंने पिस्टन बनाया, पिस्टन बनाया है। ये पिस्टन का जो आउटर केस है ये वो है सिलेंडर जिसको कहते हैं। तो ये हो गया अपना सिलेंडर और ये हो गया पिस्टन, ठीक है। तो अगर ये जो कंबशन है, ये कंबशन जैसे यहाँ पर इनलेट और आउटलेट वाल्व्स भी होंगे, तो ये जो कंबशन है, अगर कंबशन इधर कंबशन चैम्बर के अंदर हो रहा है, कंबशन कहाँ पर हो रहा है? कंबशन हो रहा है इस कंबशन चैम्बर के अंदर। कंबशन हो रहा है यहाँ पर बर्निंग हो रही है, यहाँ पर कंबशन हो रहा है, तो इस चीज को मैं क्या कहूँगा? इंटरनल कंबशन इंजन कहूँगा, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं क्या कहूँगा? इंटरनल कंबशन इंजन कहूँगा। लेकिन अगर कंबशन यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, कंबशन कहीं और हो रहा है, कंबशन कहीं और हो रहा है, और फिर ये बर्न्ट गैसेस, ये कंबस्ट गैसेस, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट करवा रहे हो अंदर, तो ये कंबशन कहाँ हो रहा है? कंबशन तो बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, एक्सटर्नल स्पेस पे हो रहा है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहता हूँ। इसमें खैर कोई इतना ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बट इसके एग्जाम्पल्स हम जैसे ही देखेंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आईसी इंजन जो अभी जितने भी इंजन हैं, वो चाहे ऑटोमोबाइल में हो गए, बाइक में हो गए, या फिर एक्टिवा में हो गए, स्कूटर में हो गए, कार जीप में हो गए, तो ये सारे के सारे कार और जीप में हो गए, इवन हैवी व्हीकल्स में हो गए, तो इन सब में अभी क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन ही हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का जो एग्जांपल है, जैसे पहले के टाइम पे जो स्टीम इंजन चलते थे, स्टीम इंजन्स, तो ये स्टीम इंजन्स किसका हो गया? एक्सटर्नल कंबशन। आपने पता हो, कोयले को फिर बर्न करते हैं, फिर उसमें से क्या बनाते हैं? वेपर बनाते हैं, और फिर उस वेपर को हम लोग यहाँ पर पहुँचाते थे, वेपर को कंबशन चैम्बर में पहुँचाते थे, और फिर उससे ये पिस्टन को अप डाउन मोशन मिलता था, और जिससे फिर बाद में कनेक्टिंग रॉड से हमको व्हील तक वो सारा का सारा थ्रस्ट मिलता था। बट जो पॉइंट है यहाँ पर जानने योग्य वो क्या है कि ये जो कंबशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? एक्सटर्नल। तो स्टीम इंजन किसका? एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया अभी। तो टाइप्स ऑफ इंजन में हमने देखा आईसी इंजन और ईसी इंजन। तो अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन, ठीक है। आईसी इंजन और ईसी इंजन के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन, और यहां पर देखते हैं हम ईसी, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। तो आईसी इंजन के लिए हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, आपने देखा होगा, ये जो अभी अपन ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वाले की बात की, तो इसके अंदर जो इसको हम आईसी इंजन के एग्जांपल अगर देख लिया जाए, तो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, ये क्या हो गए? आईसी इंजन के एग्जांपल्स हो गए। सेकंड अगर हम देखे जाए तो आईसी इंजन की जो होती है हाई क्वालिटी बर्निंग या फ्यूल रिक्वायर्ड जो होता है, हाई क्वालिटी ऑफ बर्निंग, मतलब जो भी फ्यूल हम इसके अंदर यूज करेंगे और उसका जो बर्निंग होगा वो कंप्लीट बर्निंग होगा, किसके अंदर? आईसी इंजन के अंदर। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट इसके अंदर हम लिखेंगे हाई क्वालिटी ऑफ बर्निंग, प्लस इसके अंदर जो फ्यूल रिक्वायर्ड फ्यूल है, उसकी क्वालिटी भी
हाई होनी चाहिए, है ना। उसकी क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए, हाई को होनी चाहिए आईसी इंजन के लिए। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो आ जाएगा कि इसका जो आईसी इंजन जो है, इसका जो वर्किंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर वो काफ़ी ज़्यादा मच हायर एज कंपेयर टू ईसी इंजन होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये काम करता है, ठीक है ना। अगर देखो आप स्टीम इंजन, तो उसमें कोयले डाले जा रहे हैं, उसके अंदर वेपर बन रही है, वेपर का एक प्रेशर होगा, वेपर का प्रेशर कितना होगा। और यहाँ पर अगर अपन आईसी इंजन के बारे में बात करें तो आईसी इंजन के अंदर जो के चैम्बर है, चैम्बर के अंदर जो एयर का एयर और ये पेट्रोल दोनों का मिक्सचर जब बर्न हो रहा है तब वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे कौन काम करता है, तो इंटरनल कंबशन इंजन काम करता है। जबकि ईसी के अंदर जो वर्किंग प्रेशर और टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। देन आफ्टर इसके बाद अगर अपन देखें तो आईसी इंजन के एक और एडवांटेज के अंदर क्या आ जाएगा कि ये वेट के अंदर, वेट में बहुत लाइट होते हैं, जबकि ये उसी उसी के अगेंस्ट में ये क्या होते हैं, ये थोड़े से हैवी होते हैं। कॉस्टली भी अगर देखा जाए इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकली ये जो इंजन होते हैं क्या होते हैं, ये चीपर होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। बाकी इसके लिए अगर मैं इसी इंजन के लिए बात करूं तो सारे के सारे पॉइंट अपोजिट हो जाएंगे। तो इसका इसी इंजन का तो अपन ने देख लिया, स्टीम इंजन, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। हाई क्वालिटी ऑफ बर्निंग और फ्यूल रिक्वायर्ड, इसमें हाई क्वालिटी फ्यूल नॉट रिक्वायर्ड, हाई क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आप देख लीजिए कोयले को डाल करके ही ट्रेन चल जा रही है, तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल इतना हाई नहीं चाहिए उसके अंदर। और जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसके अंदर वाटर होता है, कोयला ना मिले तो आप लकड़ी भी डाल करके उस चीज़ को अपन चला सकते हैं। तो कहाँ कोयला और लकड़ी और कहाँ फ्यूल और कहाँ डीजल और पेट्रोल, तो दे आर हाई क्वालिटी फ्यूल्स। तो इसी के अंदर हमको हाई क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स नहीं चाहिए रहता। जो ये पॉइंट है, इसमें जो वर्किंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ये इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। देन आफ्टर इसका जो वेट होता है, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है, इसका जो वेट होता है वो हाई होता है, वेट इज़ हायर एज कंपेयर टू। और ये बहुत बड़ा और बल्कियर असेंबली बनता है, जिससे कि इसका जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा हाई पड़ता है इकोनॉमिकली, ठीक है ना। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लग जाता है और काफ़ी कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमने अभी देख लिया इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन के बीच में डिफरेंस है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ जो आपको जानने जैसी है, एक चीज़ आपको यहाँ पर जानने जैसी है वो क्या है कि स्टीम इंजन, ये स्टीम इंजन अगर आप देख रहे हैं तो आज कोई भी पावर प्लांट के अंदर हम लोग ये आईसी इंजन क्यों नहीं यूज़ कर ले रहे। सारे पावर प्लांट के अंदर तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, स्टीम इंजन को यूज़ करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पावर हाउस हो गया, जनरेटिंग यूनिट हो गया, तो उसके अंदर क्या करते हैं, थर्मल से कोल से क्या करते हैं, कोल से पानी को गर्म करते हैं, फिर उसकी वेपर बनाते हैं, फिर इस वेपर को हम टरबाइन पे हिट करते हैं। तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम तो ईसी यूज़ कर रहे हैं, है ना, आईसी तो यूज़ नहीं कर रहे। तो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है किसी भी कंट्री के लिए, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए हम तो ईसी इंजन को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि मोस्ट एडवांटेजियस क्या है, एडवांटेजियस तो ये है, लेकिन फिर भी यूज़ किसका है, वो इसका है। तो ये क्या, तो इसमें थोड़ा सा समझते हैं। द स्टीम इंजन कैन बी अ लॉट मोर एफिशिएंट, वो इस वजह से कि स्टीम इंजन बहुत ही एफिशिएंट हो सकता है, बट दे नीड टू बी बिग टू डू सो, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, बट एक ही कंडीशन पे, वो क्या कंडीशन है कि इसकी साइज जो है वो काफ़ी बिग होनी चाहिए, काफ़ी बिग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ये कंपैरेटिवली उससे भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो आईसी इंजन छोटा है और अपने इस छोटे शेप और साइज के अकॉर्डिंग वो बेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन ईसी इंजन जितना बड़ा होता जाएगा उतना ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंट भी होता जाएगा और उतना ये इकोनॉमिक भी होता जाएगा। इसलिए बड़े बड़े पावर स्टेशन जो भी होते हैं वो ईसी इंजन के प्रिंसिपल पे या इसी इंजन को यूज़ करते हुए यूटिलाइज होते हैं।
ठीक है, और ये जो उनका रनिंग कॉस्ट है उसको भी क्या करता है, डाउन करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आईसी वर्सेस ईसी. आई होप कि आपको ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब अपन आगे बढ़ते हैं. नाउ इंजन क्लासिफिकेशन. तो इंजन क्लासिफिकेशन जैसे अपन ने देखा भी, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं इंजन का पूरा क्लासिफिकेशन. तो इंजन क्लासिफिकेशन क्या था? इंजन का क्लासिफिकेशन किन दो कैटेगरीज के अंदर इसको हमने क्लासिफाई किया था? तो सबसे पहला था ये पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं. 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक भी इसके अंदर आ जाएगा. तो सबसे पहले तो हमने इसको क्लासिफाई किया इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन. और दूसरी जो इसकी कैटेगरी हमने यूज की थी दैट इज ईसी, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ईसी इंजन. ये दो हमने क्लासिफिकेशन किए थे. इसके बाद आईसी इंजन को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं. आईसी इंजन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. किस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं देखते हैं. आईसी इंजन देन फर्दर बी क्लासिफाइड इन इन रेसिप्रोकेटरी इंजन, रेसिप्रोकेटरी इंजन and rotatory engine. एंड रोटेटरी इंजन. तो यहाँ से हमको क्या एप्लीकेशन समझनी है कि रेसिप्रोकेटरी इंजन क्या होता है. तो जैसे दरवाजे की कुंडी होती है, तो ये कौन सा मोशन करती है, इन आउट. सो दिस मोशन इज नोन एज रेसिप्रोकेटिंग मोशन. तो हमारे जो आईसी इंजन के अंदर जो इंजन होता है, पिस्टन का भी मोशन कैसा होता है, रेसिप्रोकेटरी मोशन होता है. तो एक तो हो गया क्या आईसी इंजन के वो क्लासिफिकेशन के जिसके अंदर रेसिप्रोकेटरी इंजन यूज हो रहा है. दूसरे हो गए रोटेटरी इंजन. ये अगर आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पिस्टन्स लगे होते हैं ऑड अमाउंट में, ऑड नंबर्स में इसके अंदर ऐसे पिस्टन लगे होते हैं. और इससे ये क्या करता है, अपनी एक बीच में शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट पे ये सारे के सारे कनेक्ट होते हैं. ये अक्सर यूज़ किस में होता है, ये अक्सर यूज़ होता है अपने एयरप्लेन वगैरह में यूज़ होता है. ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंजन कहाँ पर यूज़ होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया अपना रोटेटरी काइंड ऑफ इंजन. नाउ हम इसी को आगे बढ़ाते हैं. रेसिप्रोकेटरी इंजन के फर्दर कितने क्लासिफिकेशन है? सो रेसिप्रोकेटरी इंजन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, फर्दर रेसिप्रोकेटरी इंजन को क्लासिफाई किया गया है दैट इज एसआई इंजन, SI engine and CI engine. Now what is SI engine and CI engine? CI engine, SI engine and CI engine. SI engine means what? Spark ignition engine. Spark ignition engine. तो जो कंबशन है, कंबशन को इनिशिएट करने से पहले हमको क्या देना पड़ता है, स्पार्क देना पड़ता है. जैसे मैंने क्या बताया था आपको, दहन, कंबशन मतलब दहन. तो हम अगर एग्जांपल लें तो जैसे अपने घर के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर होता है या जो गैस होता है, गैस को जब अपन ऑन करते हैं तो इसके अंदर से गैस आना शुरू हो जाती है. गैस आना शुरू हो जाती है, क्या अपने आप से जलना शुरू हो जाती है? अपने आप से जलना नहीं शुरू होती जब तक हम उसको लाइटर से इग्नाइट ना करें. सो लाइटर से इग्नाइट करना, दैट इज व्हाट, इग्निशन. और उसके बाद फिर वो कंटिन्यूअसली जलती रहेगी, दैट इज व्हाट, कंबशन. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया. तो वैसे ही ये जो कंबशन की प्रोसेस है वो शुरुआत कैसे हो रही है, वो उसको शुरुआत करने के लिए आपको स्पार्क देना पड़ रहा है या फिर आप किसी कंप्रेशन के साथ इसको शुरू कर सकते हो. तो इससे हमने क्या हुआ, रेसिप्रोकेटरी इंजन के दो टाइप यहाँ पर से देख लिए. पहला हो गया स्पार्क इग्निशन और दूसरा हो गया यहाँ पर कंप्रेशन इग्निशन. दूसरा हो गया कंप्रेशन इग्निशन. इग्निशन, ठीक है. अब फर्दर इसके दो और क्लासिफिकेशन है. अगर वो चाहे हो गया एसआई इंजन या फिर वो हो गया अपना सीआई इंजन. एसआई इंजन भी दो टाइप के होंगे. कौन कौन से टाइप के होंगे? 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन. 4 स्ट्रोक इंजन या
टू स्ट्रोक इंजन, ये भी वैसे ही दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन। तो ये अपना होता है क्या, डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, वो भी मोर पर्टिकुलरली कौन सा इंजन, इंजन मतलब जो अपना ऑटोमोबाइल इंजन है वो, विच इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल इंजन का ये क्या होता है, डिटेल क्लासिफिकेशन होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन आर प्राइमरली क्लासिफाइड एज आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसके सबके एग्जांपल, आईसी इंजन का एग्जांपल तो जो अपना कार मोटर और इन सब में होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्रेन का स्टीम इंजन। रेसिप्रोकेटरी इंजन, उसको फर्दर क्लासिफाई किया एसआई इंजन और सीआई इंजन। पेट्रोल इंजन, इसका दूसरा नाम क्या कहा जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं पेट्रोल इंजन। सो दिस इज व्हाट, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं डीजल इंजन, डीजल इंजन। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है डीजल इंजन, वो क्या है, डीजल इंजन। और हमको इसी को और थोड़ा डिटेल के अंदर देखना है, ठीक है ना। तो डीजल इंजन, अब ये डीजल इंजन था क्या, किसने इसकी खोज की और क्यों खोज की, तो सबसे पहले कौन आया, डीजल इंजन आया, पेट्रोल इंजन आया। तो सबसे पहले तो आया था दैट इज पेट्रोल इंजन, सबसे पहले क्या आया था, पेट्रोल इंजन आया था। लेकिन ये पेट्रोल इंजन क्या है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। पेट्रोल इंजन क्या है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, तो साइंटिस्ट इस पर लग गए, इस पर लग गए। और लगने के बाद इसकी एफिशिएंसी बढ़े, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तब जाकर के एक साइंटिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉक्टर रेडोल्फ डीजल। क्या आए थे, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डॉक्टर रेडोल्फ डीजल। ये डॉक्टर रेडोल्फ डीजल ने क्या बताया कि जो पेट्रोल इंजन है, जब ये कंप्रेस होता है तो उसके कंप्रेशन को और बढ़ाना चाहिए। इसके कंप्रेशन को जितना और बढ़ाया जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसके कंप्रेशन को और बढ़ाया और उसके अंदर पेट्रोल था, क्योंकि ये सारे के सारे चेंजेस किस में हो रहे थे, पेट्रोल इंजन में हो रहे थे, तो पेट्रोल इंजन के स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या किया, और ज़्यादा कंप्रेस करना शुरू किया। जो कंप्रेशन रेशियो अभी कितना 8:1 से लेकर के 12:1 की रेंज में हुआ करता था, 8:1 टू 12:1 की रेंज में हुआ करता था, उसका ही इन्होंने कंप्रेशन रेशियो क्या किया, बढ़ा दिया। और बढ़ा करके कितना कर दिया, 14:1 से लेकर के 25:1, इतना कंप्रेशन रेशियो ये लोग लेकर के आ गए। कौन, किसका सजेशन था ये, किसका प्रपोजल था ये, तो रेडोल्फ डीजल का था। तो रेडोल्फ डीजल ने जब ऐसा किया तब इन्होंने देखा कि जो फ्यूल ये यूज करते थे, मतलब पेट्रोल, वो पेट्रोल से काम ही नहीं कर रहा था, पेट्रोल से वो प्रोसेस चल ही नहीं रही थी। अब जब पेट्रोल से नहीं चल रहा था, देन व्हाट दे यूज सम अनदर केमिकल और अनदर फ्यूल, जो कि C10 नंबर और इन सब में पेट्रोल से थोड़ा अलग था, ठीक है, उन्होंने उसको यूज किया। और फिर जो उस केमिकल को यूज किया, देन आफ्टर इनके नाम से उस केमिकल का नाम क्या कह दिया, उस केमिकल का नाम कह दिया डीजल। और इस पूरे के पूरे इंजन को, इस पूरे कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन को, इस टाइप ऑफ इंजन को भी हमने क्या कह दिया, डीजल इंजन कह दिया। तो ये अपने डीजल इंजन की छोटी मोटी सी हिस्ट्री है। और उसके बाद से जब ये जो कंप्रेशन रेशियो वाला जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद से एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन टाइप आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। काफ़ी सारे हैवी व्हीकल बनने लगे, टैंक्स बनने लगे, काफ़ी ज़्यादा पावर आउटपुट हमको मिलने लगा। तो ये सब थोड़ा ऊपर लिखिए ना, ऑल राइट। अभी आपको नहीं दिख रहा, सॉरी, मैं आपका कमेंट काफ़ी लेट पड़ा, तो अभी आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मेरा फोटो कट रहा होगा, बाकी ये जो बोर्ड के ऊपर लिखा है वो तो आपको शायद दिख ही रहा होगा पूरा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, ऑल राइट, उत्सव सोलंकी, इट्स ओके, ऑल राइट। तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो दिस इज वॉट द हिस्ट्री ऑफ दिस डीजल इंजन, ठीक है ना। और हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, खाली एक चीज़ जो डिफरेंस क्रिएट करती है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में, दैट इज द कंप्रेशन रेशियो। इसका कंप्रेशन रेंज देखिए, 8:1 टू 12:1 है।
उससे कितना हो गया 14:1 to 25:1। और इन सारे टर्मिनोलॉजीज को हम बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल में करने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस इज व्हाट, द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस इज द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो डीजल इंजन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, ये तीनों चीज हम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, फिर उसके डिसएडवांटेज देखेंगे और एप्लीकेशंस देखेंगे डीजल इंजन की। हाँ, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक, क्या एडवांटेज है डीजल इंजन के। सो डीजल इंजन के अंदर, डीजल इंजन के अंदर एक डिफरेंट मेथड, एक डिफरेंट मेथड यूज की गई। किस चीज के लिए यूज की गई इन्होंने, किस चीज के लिए होगी, कंबशन के लिए। कंबशन के लिए क्या एक डिफरेंट मेथड यूज की गई। जनरली क्या होता है, हमको कंबशन शुरू करना होता है तो हम उसके पहले स्पार्क को ही देते हैं। आपने देखा होगा पुराने टाइम पर भी जब वो आदिवासी लोग भी थे, वो आग लगानी होती तो कैसे दो पत्थर को घिसते थे, दो पत्थर को घिसते थे तो स्पार्क जनरेट होता था, स्पार्क जनरेट होता था, तब जाकर के वो उसमें आग लगाते थे। बट यहाँ पर क्या किया, वो स्पार्क वाला जो पूरा प्रोसीजर है उसको हमने छोड़ दिया। कैसे हम लोग उसके अंदर कंबशन कर रहे हैं, तो जो एयर है, एयर को क्या किया इन्होंने, एकदम कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया। और कितना कंप्रेस कर लिया, इतना कंप्रेस कर लिया कि अभी वो एयर ही अपने आप से, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स अपने आप से टकरा करके इतनी हीट एनर्जी और फ्रिक्शन एनर्जी डेवलप करने लग गए। इतनी एनर्जी, और इस टाइम पे अब इनको क्या करना है, इनको उसको इग्नाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ डीजल को इंजेक्ट कराना है जिससे वो खुद अपने आप जलना शुरू हो जाएगा। तो इसका ये एडवांटेज क्या हुआ कि जो स्पार्क सिस्टम पेट्रोल इंजन के अंदर लगता था वो यहाँ पर अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता है फॉर और टू इग्नाइट दैम। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेबल ओवर एनी एक्सटर्नल मैकेनिज्म फॉर द इग्निशन, सो दैट इज व्हाट इट इज डीजल इंजन और सीआई इंजन। सेकेंड देखते हैं इसकी थर्मल एफिशिएंसी, इसकी क्या, थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू एसआई इंजन, एज कंपेयर टू एसआई इंजन और आईसी इंजन, है ना। आईसी इंजन का तो ये एक हिस्सा ही है, लेकिन जो पेट्रोल की जो थर्मल एफिशिएंसी है उससे ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी किसकी होगी, किसकी होगी, वो होगी डीजल इंजन की। नाउ व्हाट इज थर्मल एफिशिएंसी, इसको भी हम आगे चल के देखने ही वाले हैं, बट फिर भी अगर देसी भाषा में इसको समझना हो, लेमैन टर्म्स में समझना हो, तो थर्मल एफिशिएंसी क्या, मतलब आप कितना फ्यूल बर्न कर रहे हो और उससे आपको कितनी पावर मिल रही है। कम फ्यूल बर्न करके 100 ml फ्यूल पेट्रोल बर्न करके आपको कितनी अमाउंट ऑफ पावर मिल रही है, 100 ml डीजल को बर्न करके आपको कितनी अमाउंट ऑफ पावर मिल रही है। तो डीजल की क्या है, थर्मल एफिशिएंसी क्या है, वो हायर एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। देन आफ्टर, ये जितने भी डीजल इंजन होते हैं, डीजल का जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली पेट्रोल से बहुत कम है, सो दे आर इकोनॉमिकल और चीपर। चीपर वर्ड भी चीपर लगता है, तो चीपर नहीं लिख करके हम इसको लिखते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल ये जो डीजल का जो पड़ता है, सो इट इज इकोनॉमिकल। नाउ एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज भी होंगे। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डीजल इंजन। तो सबसे पहला तो क्या है कि ये साइज के अंदर काफी हैवियर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हैवियर होते हैं, बहुत बल्कि होते हैं, बहुत हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन, है ना। तो ये हैवियर होते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज कि जब ये हाई स्पीड में जाते हैं, हाई स्पीड में जब इनको लेके जाया जाता है, तब इनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा हो जाता है, वो रफ हो जाता है, वो रफ हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, रफ हो जाता है। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज इनकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट मतलब डीजल इंजन को बनाने की जो कॉस्ट होती है वो एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो गए इनके डिसएडवांटेज हो गए।
बट इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ डीजल इंजन। तो इसकी एप्लीकेशन अगर अपन देखें तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है डीजल इंजन की, तो सबसे पहले तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमने देखा कि जो मीडियम, हैवी, लाइट व्हीकल, मोटर व्हीकल जैसे कार, जीप, स्कूटर, हाँ, तो इन सब के अंदर क्या यूज़ होता है, इन सब के अंदर होता है ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर भी डीजल इंजन ही मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। सेकेंड, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, जिसके अंदर क्या हम डीजल इंजन यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या, ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर में भी क्या यूज होता है, डीजल इंजन यूज होता है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी अगर आप जाओ तो वहाँ पर भी ऐसी मशीनरीज यूज होती है कि जो कि डीजल इंजन को यूज करते हैं, ठीक है ना। जिसमें आप देखा हो कंक्रीट का जो मिक्सचर आता है, रोलर, सो दे आर दैट आल्सो यूजेस द डीजल टू ऑपरेट देम, ठीक है ना। देन आफ्टर द थर्ड यूटिलाइजेशन इज लोकोमोटिव्स, ट्रेन, लोकोमोटिव में भी क्या यूज होता है, लोकोमोटिव में भी डीजल इंजन यूज होता है। देन आफ्टर स्टेशनरी पावर प्लांट्स, स्टेशनरी पावर प्लांट्स, हाँ, स्टेशनरी पावर प्लांट्स मतलब कि जिसमें आप डीजल को बंद करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हो, सो दैट इज व्हाट स्टेशनरी पावर प्लांट्स, उसमें भी क्या यूज होता है, उसमें भी डीजल ही यूज होता है। देन आफ्टर द लास्ट वन इज मरीन इंजन, तो मरीन इंजन में भी क्या यूज होता है, मरीन इंजन के अंदर भी यही यूज होता है। मैं आपके थोड़े कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। नॉइस भी ज़्यादा होता है डीजल इंजन में, अच्छा, आप मेरे आवाज़ में तो नॉइस नहीं है ना, ये आप इसके बारे में बता रहे हो तो ठीक है। डीजल इंजन में वाइब्रेशंस भी बहुत होता है बिकॉज इट्स हैवियर देन पेट्रोल इंजन, यस यस। ट्रांसपोर्टेशन में भी डीजल इंजन, ऑल राइट, दैट इज़ ट्रू एंड इट इज़, मैं सही में अप्रिशिएट करूँगा दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड इन्वॉल्विंग इन द लेक्चर, so it is very nice to see such students, those who are participating in this lecture, है ना। so I appreciate your participation, but ऊपर से हमने क्या देख लिया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे, एप्लीकेशन देखी। एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या, ऑटोमोबाइल्स में, एग्रीकल्चर में, लोकोमोटिव में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, स्टेशनरी पावर प्लांट्स के अंदर, और मरीन इंजन, सबमरीन, नेवी, इन सब के अंदर भी क्या क्या होता है, इन सब के अंदर भी डीजल इंजन ही अपना यूज होता है। नाउ ये जो ओके ओके, तो अभी जो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं दैट इज, अब इसको हमने देख तो लिया ऊपर ऊपर से, जितना भी लिटरेचर पार्ट है वो तो देख लिया, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली द आईसी इंजन और व्हाट इज एक्चुअली द डीजल इंजन, इसको अब थोड़ा हम टर्मिनोलॉजीज में और लेमैन की भाषा में नहीं, एक प्रोफाउंड प्रोफेशनल की भाषा में इसको थोड़ा सा समझते हैं, टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इंजन टर्म्स। तो इसके जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, टर्म्स है ना, कि इसको क्या कहते हैं। अभी कोई साधारण इंसान है वो तो इसको भी इंजन बोलेगा, इसको भी इंजन, बट देर आर टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स, तो किसको क्या कहते हैं वो जरा देखते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 1, इसको मैं कहता हूँ 2, है ना। जैसे ये 1, 2 के बारे में तो आपको पता ही चल ही जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड। लेकिन आपको क्या बताना है, इनलेट मैनिफोल्ड का दूसरा नाम, इनलेट मैनिफोल्ड के अलावा भी इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इनलेट, ये हो गए वाल्व्स, ये इनलेट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसको हम कहते हैं सिलेंडर हेड, इसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज पिस्टन। और ये क्या है, इसका नाम यहाँ डायग्राम में नहीं लिखा है, इसको क्या कहते हैं, इसको मैं दे रहा हूं 3rd नंबर, आप जरा मुझे इसका नाम बताइए, इसको क्या कहते हैं, कोई कमेंट में बताए तो। देन आफ्टर ये हो गया आपका पिस्टन, ठीक है। ये जो 1 2 3 लाइंस दिख रही है, दिस लाइंस आर नथिंग बट पिस्टन रिंग्स, पिस्टन रिंग्स, ये जो लाइंस आपको दिख रही है 1 2 3, दीज आर पिस्टन रिंग्स। मुझे एक चीज और बताइए आप,
हाउ मैनी मैक्सिमम पिस्टन रिंग्स कैन बी देयर इन अ पिस्टन, कितनी मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? एक, कम से कम एक तो होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो भी आप बताइए। तो हो गया आपका पिस्टन, पिस्टन रिंग। Then after this shaft is connected to thereafter the crankshaft. The third is Guygon pin. Yes, correct. This pin is known as Guygon pin, है ना? Correct. वो भी हम अभी आगे डायग्राम्स में देखने ही वाले। तो नीचे क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट लगा होता है और क्रैंक शाफ्ट से पूरा का पूरा ये फ्लाईव्हील जुड़ा होता है और वो फिर रोटेट करता है। देन आफ्टर दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट सिलेंडर्स, दिस इज व्हाट सिलेंडर्स, दिस इज बॉटम। क्या कभी भी ये पिस्टन है इस लिमिट के आगे, इस लिमिट के आगे जा पाएगा? क्या कभी भी ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन करेगा, लेकिन क्या इस लिमिट के आगे ये कभी जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। सो दिस इज व्हाट द डेड सेंटर फॉर हुम, फॉर दिस पिस्टन। हाँ, तो वैसा ही डेड सेंटर एक ऊपर भी आता है और एक नीचे भी आता है। एक ऊपर भी डेड सेंटर आता है, नीचे भी डेड सेंटर आता है। लेकिन डेड सेंटर को अगर अपन को टेक्निकली डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो डेड सेंटर इज दैट पॉइंट where piston changes its direction, and at that instantaneous moment its speed becomes zero. जब उसकी गति है वो जीरो हो जाती है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। दैट पॉइंट इज व्हाट, डेड सेंटर। हाउ मेनी डेड सेंटर्स आर देयर? सो देयर आर टू डेड सेंटर्स। व्हाट आर दे? टॉप डेड सेंटर एंड इनर डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर एंड इनर डेड सेंटर। बट ये इंजन जो है, ये इंजन तो दूसरे टाइप का ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर इसका अरेंजमेंट जो है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल भी हो। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो एक डेड सेंटर होगा यहां पर एक डेड सेंटर होगा आपका यहां पर और एक डेड सेंटर होगा आपका यहां पर, ठीक है ना? तो इसको मैं लिखता हूं 1, इसको मैं लिखता हूं 2। क्या कहेंगे इस वाले डेड सेंटर को और क्या कहेंगे इस वाले डेड सेंटर को? ये फिर आपका पिस्टन की रिंग, इससे ये क्रैंक शाफ्ट जुड़ेगी, ठीक है? तो इस वाले को क्या कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे? मैक्सिमम 6 तक होती है पिस्टन रिंग्स, तो देखते हैं 5 या 6, ठीक है चलो देखते हैं। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके आंसर्स आपको आगे मिलते चले जाएंगे, बट पूछना इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होता रहे। अभी जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, दिस इज व्हाट, दिस इज द टॉप डेड सेंटर, दिस इज व्हाट द टॉप डेड सेंटर, the top dead center, and here it is what, the bottom dead center. The distance between these two is known as, the distance between these two is known as stroke. इसको हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रोक कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, एक स्ट्रोक कहते हैं। So what is stroke? Stroke is nothing but the difference between the top dead center and bottom dead center. फिर एक ये वॉल्यूम है, किसी भी कीमत पे ये पिस्टन ऊपर आएगा, लेकिन कभी भी इसके ऊपर तो नहीं आ पाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम बन रहा है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम बन रहा है, कभी भी इससे कम तो वॉल्यूम नहीं होगा और इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस वॉल्यूम को, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को हमने क्या कह दिया, हमने इसको कह दिया क्लियरेंस वॉल्यूम। जब ये यहाँ पर इनलेट वॉल ओपन होगा और ये सारा का सारा वॉल्यूम सक करेगा, है ना, आगे हम देख ही रहे हैं, जब ये सक करेगा तो यहाँ से लेकर के ये पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा। इन दैट केस दिस वॉल्यूम इज नोन एज, दिस वॉल्यूम इज नोन एज स्वैप्ड वॉल्यूम। और इतना इतना दिस वॉल्यूम इज नोन एज स्वैप्ड वॉल्यूम। और जब हम क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको मैं लिख देता हूँ स्वैप्ड वॉल्यूम, ठीक है ना? तो जब हम क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वैप्ड वॉल्यूम दोनों को टोटल कर देंगे तो उसको मैं क्या कहता हूँ, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो क्या कह देता हूँ उसको मैं, टोटल वॉल्यूम कह देता हूँ, ठीक है? तो इसको फिर से अच्छे से एक बार और देखते हैं। 1 इनर डेड सेंटर एंड सेकंड इज आउटर डेड सेंटर। दिस इज नोन एज IDC एंड 2 इज नोन एज आउटर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर। इसको एक बार फिर से चेक करना। क्या इसको IDC कहते हैं, इनर डेड सेंटर, और इसको आउटर डेड सेंटर कहते हैं? आउटर डेड सेंटर किसको कहते हैं, जरा एक बार फिर से चेक कीजिए, है ना? चलिए, तो हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। यहाँ पर से
अब हम देखें, इस वाले में हम देखते हैं इस वाले को थोड़ा क्लियर करते हैं। ये जो हमने देखा अभी, हम शुरुआत करते हैं पेट्रोल इंजन से। तो पेट्रोल इंजन जो है, पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक से हम शुरू करते हैं। तो कौन कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं पेट्रोल इंजन के अंदर? पेट्रोल इंजन के अंदर कौन कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं? सो देर आर 4 स्ट्रोक एंड नेम ऑफ द 4 स्ट्रोक्स आर, सबसे पहले तो होता है सक्शन, देन देन कंप्रेशन। सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है दैट इज व्हाट? सक्शन। सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा होता है? सक्शन। द वेरी फर्स्ट स्ट्रोक इज व्हाट? सक्शन स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये इनलेट वाल्व, ये दिख रहा है आपको? ये इनलेट वाल्व ओपन होता है और ये होता है अपना एग्जॉस्ट वाल्व, जो कि कैसा है? क्लोज है। तो इनलेट वाल्व ओपन होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है तो यहाँ से जो भी है मैनिफोल्ड के अंदर से जितना भी जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है यहाँ पर चैम्बर में। चैम्बर में आ जाता है और ये क्या करता है? पिस्टन अभी कहाँ से कहाँ तक गति करता है? तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है, ठीक है ना? सो अगर मुझे डिफाइन करना है इनलेट स्ट्रोक, है ना, इनलेट स्ट्रोक, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। दिस स्ट्रोक इज नोन एज this stroke is known as the intake the intake stroke, है ना? so the very first is intake stroke. तो intake stroke के अंदर क्या होता है? intake stroke is the stroke where the piston moves from top dead center to bottom dead center while the inlet valve is open. yes, तो दीप भाटिया ने करेक्ट कर लिया, that is one is outer dead center and second one is the inner dead center. all right, that is true, ठीक है ना? so this is what? intake stroke. so first is suction stroke. Suction stroke is the stroke of the piston or distance traveled by the piston from top dead center to bottom dead center while the intake valve is open. so this is what the suction stroke. then after suction के बाद क्या होगा? suction के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या? इनलेट वाल्व का ओपन होना। सेकेंड वन इज व्हाट? पिस्टन का डाउन जाना। दिस इज द सेकेंड इवेंट। तो इधर अपन इसको लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझते हैं इसको। तो सबसे पहला क्या होता है? इनलेट वाल्व का ओपन होना। सेकेंड इवेंट क्या होता है? पिस्टन का नीचे जाना। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है इनलेट वाल्व का क्लोज होना, ये थर्ड इवेंट होता है। और फोर्थ इवेंट क्या होता है? पिस्टन का ऊपर आना। अभी देखिए, यहां से एयर वापस जा सकती है? नहीं, क्योंकि ये तो बंद हो गया। यहां से एयर वापस जा सकती है? नहीं, क्योंकि ये भी बंद ही था और बंद ही है। अब क्या होता है? ये जो भी इसके अंदर इसके अंदर जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है उसको हम क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम कंप्रेस। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रोक इज नोन एज कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है? कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने से क्या होगा? कंप्रेस करने से इसके जितने भी एटम्स है उसके अंदर ये एनर्जी, काफ़ी सारी एनर्जी उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी, फ्रिक्शन, हीट डेवलप हो जाएगी। तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जा करके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? रख देते हैं। और इतना एक्साइट करते हैं कि अब यहाँ पर जो कि ये वाल्व लगा हुआ है दिस इज द स्पार्क प्लग। इतना इसको हमने मिक्सचर को कंप्रेस कर दिया है कि यहाँ पर जो स्पार्क है, छोटा सा स्पार्क देने से क्या होता है? ये सारा का सारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो क्या होता है? बर्न हो जाता है। वो स्पॉन्टेनियस बर्न होता है। जैसे स्पॉन्टेनियस बर्न होता है तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट दैट मोमेंट, एट इंस्टेंट रिलीज होती है, जिससे कि बहुत सारा थ्रस्ट किस पे लगता है? इस पिस्टन के हेड पे एक बहुत सारा थ्रस्ट लगता है। थ्रस्ट मतलब धक्का लगता है। तो ये धक्का जो लगता है, ये धक्का फिर ये जो असेंबली है, ये पिस्टन से ये कनेक्टिंग रॉड से ये क्रैंक शाफ्ट, तो ये सारा का सारा एनर्जी किसको देता है? इसको देता है, जिससे कि ये क्या है? पूरी की पूरी क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करवा देते हैं, ठीक है? तो जो केमिकल के अंदर छुपी हुई एनर्जी थी उसको हमने कहाँ से बाहर निकाला? यहाँ से बाहर निकाला। क्या प्रोसेस करके बाहर निकाला? ये स्पार्क दिया। स्पार्क करने के बाद क्या हुआ? स्पार्क करने के बाद यहाँ पर हुआ कंबशन। कंबशन से जितना भी उसके अंदर एनर्जी था वो सारा का सारा एनर्जी बाहर आया। किस फॉर्म में?
इसको प्रेशर दिया इसने, इंस्टेंटेनियस प्रेशर उसने रेस किया, और सारा का सारा थ्रस्ट किसको मिला, पिस्टन हेड को मिला। इस पिस्टन हेड को जितना प्रेशर मिला उसने कनेक्टिंग रॉड से सारा का सारा प्रेशर और थ्रस्ट किसको डिलीवर कर दिया, क्रैंक शाफ्ट को दे दिया। अब क्रैंक शाफ्ट के ऊपर क्या लगा होगा, एक फ्लाई लगा होगा। जैसे ही इसको प्रेशर मिलेगा वो क्या घूमना शुरू कर देगा, वो फ्लाई क्या करेगा, घूमना, रोटेट करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इसी से हम क्या जोड़ लेंगे, गियर चेन असेंबली जोड़ लेंगे। इसी से हम क्या जोड़ लेंगे, गियर चेन असेंबली जोड़ लेंगे। और फिर उसके बाद किसको, चेन की हेल्प से किसको पावर दे देंगे, चेन से या डिफरेंशियल से किसको दे देंगे, हम दे देंगे पावर पीछे, पीछे वाले व्हील को, आगे वाले व्हील को, है ना। और जिससे फिर हम लोग क्या कोस्टिंग ले लेंगे, मतलब पूरी गाड़ी को चला लेंगे। देन आफ्टर दिस व्हाट, इसके बाद क्या, ये तो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद अब पिस्टन नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से ये एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देंगे, और एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ही ओपन होता है तो ये सारा का सारा हाई प्रेशर वाला जो भी चार्ज था, बर्न चार्ज, वो सारा का सारा अभी क्या हो जाता है, अभी रिलीज हो जाता है। सारा का सारा चार्ज रिलीज हो जाता है। ये अपनी इनिशियल और सेटल स्टेट के अंदर वापस से रिस्टोर हो जाता है, और सारा का सारा चार्ज रिलीज हो जाता है। और उस टाइम पर क्या होता है, ये पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर मोशन करता है, और जितना भी बर्न्ड पोर्शन था, इस बर्न्ड पोर्शन को भी एग्जॉस्ट की हेल्प से क्या करता है, सिस्टम के बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये फिर क्या हुआ, सिस्टम के बाहर चला गया। अभी वापस ये अपनी पिस्टन कहाँ जाएगा, इस स्ट्रोक के एंड पे, इस पोजीशन पे आ जाएगा। और इसने शुरुआत कहाँ से की थी, यहीं से शुरुआत की थी, और फिर इसने सक्शन स्ट्रोक किया था। तो वापस से इसके बाद अगेन आफ्टर दिस एग्जॉस्ट स्ट्रोक, आफ्टर दिस स्ट्रोक अगेन द फर्स्ट स्ट्रोक दैट इज सक्शन स्ट्रोक इट स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये पूरा ये रिपीट होता रहता है। पहला सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, अगेन सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, अगेन सक्शन, कंप्रेशन, पावर, स्ट्रोक। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसको हम कौन सी साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के बारे में किसने बताया था ऑटो ने। हाँ, ये साइंटिस्ट का नाम है ऑटो, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन की साइकिल को क्या कहते हैं, ऑटो साइकिल। अभी इसको हम पीवी डायग्राम में भी बनाएंगे, तो उसकी भी चिंता नहीं है। बट अभी आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, अभी यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने एक चीज़ समझी कि इसका पूरे का मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर इसका जो फंक्शनिंग है वो जरा देख लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट इज सक्शन स्ट्रोक, देन कंप्रेशन, देन पावर, एंड देन आफ्टर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक कौन कौन से वो अपन ने देखा। बट ये 4 स्ट्रोक के साथ साथ 4 प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है। एंड व्हाट आर दे दैट प्रोसेसेस, तो इधर अपन देखते हैं देयर आर 4 स्ट्रोक्स अकॉर्डिंगली। कौन कौन से, फर्स्ट इज सक्शन स्ट्रोक, सेकेंड वन इज कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड वन इज पावर स्ट्रोक, and the fourth one is exhaust stroke. but इसके अलावा there were 6 processes, 2 प्रोसेस और हुई थी। तो हम इधर पीछे आते हैं, देखते हैं। तो इसमें सक्शन स्ट्रोक तो हुआ, लेकिन ये वाल्व ओपनिंग और ये वाल्व यहाँ पर क्लोजिंग है ना, वाल्व ओपनिंग एंड वाल्व क्लोजिंग। तो ये भी किस में काउंट होगा, ये प्रोसेस में काउंट होगा। एक वाल्व ओपनिंग, और ये जो आपने यहाँ पर स्पार्क दिया, बिना स्पार्क के क्या ये सब कुछ पॉसिबल था, ये पूरी की पूरी साइकिल चलती। तो स्पार्क का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर अपन क्या चीज़ देखते हैं, यहाँ पर अपन बढ़ते हैं इधर। तो सक्शन स्ट्रोक, दैट इज द फर्स्ट वन, कंप्रेशन, थर्ड इज पावर, एंड फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट। along with these 4 strokes there were 2 more processes involved into the entire system. and what were they, what are they, कौन कौन सी है। तो पहला तो क्या है, पहला तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पार्क, और सेकंड क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल ओपनिंग, तो इसको थोड़ा सा जरा बड़े इत्मीनान के साथ आराम से शांति से समझते हैं। और ये जब अपन को डिटेल में समझ में आ जाएगा तो आगे चल के साइकिल्स जो बनती है पीवी डायग्राम पे, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो कितना, 4 स्ट्रोक्स के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 और 6 क्या है, 5 और 6 प्रोसेस है। तो पहला तो सक्शन स्ट्रोक, सेकेंड इज कंप्रेशन, और इसके बाद
थर्ड इवेंट क्या होता है, दैट इज स्पार्क प्रोसेस होती है, ये स्ट्रोक नहीं है बट प्रोसेस है, तो द प्रोसेस इज व्हाट, स्पार्क। देन फोर्थ क्या होता है, पावर स्ट्रोक लगता है, इसके बाद वापस से क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग एंड देन आफ्टर एग्जॉस्ट होता है। सो देर आर 4 स्ट्रोक्स एंड 6 प्रोसेस इन्वॉल्व दिस इन दिस एंटायर मैकेनिज्म जो अपन ने यहाँ पर देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड अकॉर्डिंगली दिस साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट्स, है ना, अकॉर्डिंगली दिस साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट्स, हाँ। और फिर उसके उसके तहत ही फिर क्या होता है, कंटिन्यूस ये साइकिल चलती रहती है और कंटिन्यूसली व्हीकल भी चलता रहता है। तो इसके आगे अभी जैसे आज तो टाइम हो गया है, इसके आगे जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, इन सब की डेफिनेशन देखेंगे कि बोर किसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। बोर होता है टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक, हाँ, स्ट्रोक को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब देखेंगे। देन आफ्टर व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ, व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, व्हाट इज स्वैप्ड वॉल्यूम, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये देखना है। देन आफ्टर व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो, उसको डिराइव करना है। देन आफ्टर मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, देन आफ्टर पिस्टन एरिया क्या होता है, मीन पिस्टन स्पीड क्या होती है। तो ये सब तो है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज है, जैसे थ्रो, लीड, लैग, फिर ओवरलैप वाल्व। तो ये सारी जो छोटी मोटी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है, अलॉन्ग विद ऑल दी एनालिटिकल टर्मिनोलॉजीज, जैसे हॉर्स पावर क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, फ्रिक्शन पावर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, इंजन कैपेसिटी क्या होती है, फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग क्या करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, यानी मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों इनको देखेंगे, तो समझेंगे इसको। तो अभी इस स्लाइड्स को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोग ये डीजल इंजन और ये पूरा का पूरा जो अपना सब्जेक्ट चला रहे हैं, ये आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपको फर्स्ट लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा, और जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर भी रहे होंगे। आपको टीचिंग स्टाइल में भी कुछ अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है, या कोई भी आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं, है ना, तो आप बिल्कुल बेशक आप यहाँ पर बता सकते हो। आई वुड देन इम्प्लीमेंट दोज करेक्शंस। और मैं यही देखता हूँ कि इसको हम सिलेबस को बड़े आराम से, इत्मीनान से, धीमे धीमे, अच्छे से, डिटेल में एक बार करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि वो कंप्लीट और उसके बेसिक्स फिर लाइफ टाइम के लिए अपन को क्लियर हो जाए। सो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, वी आर मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर।